मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर जिसका कि नाम थर्मल फिजिक्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। इसी में पिछले वीडियो में इसके सिलेबस के बारे में बता रहे थे और हमने क्या किया था, इसमें 3 यूनिट बता दिए थे। इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और हमने पहले ही बताया था कि इसमें फिजिक्स में 4 यूनिट थर्मल फिजिक्स के और 4 सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के हैं। तो इसी में सीरीज में थर्मल फिजिक्स के 3 यूनिट बता दिए थे, डिस्कस किया था सिलेबस के बारे में। आज उसी में कंटिन्यू करेंगे और इसका जो है यूनिट 4, ठीक है, सिलेबस में इसका यूनिट 4 है। यूनिट 4 में क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब देखिए ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते किसको है, एक ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर रेडिएशन को मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, कोई वस्तु जो परफेक्टली ब्लैक बॉडी नहीं होती है। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ प्लांक लॉ। अब देखिए डेरिवेशन ऑफ प्लांक लॉ, डिडक्शन ऑफ बीन्स लॉ, रेले जीन्स लॉ। देखिए प्लांक हुआ, बीन्स हुआ, रेले जीन्स हुआ, इन तीनों ने क्या हुआ था, इन तीनों ने जो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन से संबंधित केस में ये बताया था कि अपने अपने फॉर्मूले प्रस्तुत किए थे और इन्होंने बताया था जो भी हमारा रेडिएशन है वो क्या होता है, फोटॉन के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, सभी ने अपने अपने जो है अपने अपने लॉ प्रस्तुत किए थे और उनको जो बारी बारी से क्या करेंगे, ड्राइव कराएंगे। जैसे हमारा प्लांक हुआ, रेले जीन्स हुआ और बीन्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन ने क्या हुआ, स्टीफन ने क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के संदर्भ में एक फॉर्मूला बताया था जो कहते हैं स्टीफन लॉ। बोल्ट्जमैन ने क्या किया, उसमें कुछ सहयोग कर दिया, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इन्होंने बताया था कि E बराबर कैपिटल E बराबर सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4, ये था स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। इसके बारे में आगे जब स्टार्ट करेंगे तो डिस्कस डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया यूनिट 4 थर्मल फिजिक्स का। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और हमने प्रारंभ में ही बताया था कि 4 यूनिट हमारे किसके थे, 4 यूनिट थे थर्मल फिजिक्स के, 4 हमारे सेमी कंडक्टर डिवाइसेस के थे। ठीक है, तो इसी में हमारा 5वां यूनिट जो है, क्योंकि हमारा किसका है, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस का है, और इसी में हमारा है ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन आरएल सर्किट। अब देखिए आरएल के, आर क्या है यहाँ पे, रेजिस्टेंस, एल क्या है, इंडक्टेंस। अब देखिए जब दोनों को परिपथ में एक साथ जोड़ते हैं उस समय क्या होता है, परिपथ में जो हमारा विद्युत वाहक बल है वो किस तरीके से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है। तो ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, धारा का विद्युत वाहक बल के साथ बढ़ना और घटना, दोनों घटनाओं का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे आरएल सर्किट के अंतर्गत। क्योंकि परिपथ हमारे जो होते हैं उसमें क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है, एक इंडक्टेंस होता है, एक कैपेसिटेंस होता है। तो पहला हमारा सीरीज क्या हुआ, आरएल सीरीज हुआ। इसी में अगर आरसी जोड़ देंगे, आर हमारा रेजिस्टेंस है, सी हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, तो यानी क्या होगी आरसी सर्किट को। पहले केस में आरएल को जोड़ा गया है और इसमें आरसी जोड़ा गया, और इन दोनों सर्किट्स में क्या होगा, ओम के नियम का पालन किया जाएगा। ठीक है, ओम के नियम पर पालन किया जाएगा। इसके बाद एलसी एंड एलसीआर सर्किट, भाई आरएल बना, आरसी बना, अगर इसी में हम क्या करेंगे, एल और सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एलसी सर्किट बन जाएगा। और अगर तीनों एक साथ होंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीआर सर्किट हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, एलसीआर सीरीज में, एलसीआर परिपथ में क्या करेंगे, सीरीज और पैरेलल केस में होने वाला परिवर्तन धारा के साथ की गणना करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीआर सर्किट। आगे बात करते हैं नेटवर्क एनालिसिस। किस प्रकार के नेटवर्क को हम जोड़ें कि धारा का प्रवाह सुचारू रूप से बना रहे। परिपथ में इंडक्टेंस लगा हुआ, रेजिस्टेंस लगा हुआ, कैपेसिटेंस लगा हुआ है, उन केसेस में अलग अलग सुपरपोजिशन, रेसिप्रोसिटी, थेवेनिन एंड नॉर्टन थ्योरम, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे क्या है, नेटवर्क एनालिसिस के अंतर्गत इन सबको क्या बारी बारी से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इनको जोड़ा गया है, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम, इसके बारे में डिटेल में टॉपिक जब आएगा तब बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एसी ब्रिज। ये क्या है, ब्रिज
क्या होता है, कहते हैं सेतु कहते हैं, यानी कि एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट सेतु। यानी किस तरीके से अल्टरनेटिंग करंट को ब्रिज के द्वारा या ब्रिज के माध्यम से कैसे जोड़ा जाएगा उसके बारे में बताएंगे। मीजर इसके अंदर क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस क्या करना है। इसमें दो केस होंगे, एक केस में क्या करेंगे, एक केस में हम इंडक्टेंस की काउंटिंग करेंगे, एक में कैपेसिटेंस की काउंटिंग करेंगे। तो पहला हमारा केस क्या है, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस। इसमें मैक्सवेल्स, ओन्स एंड एंडरसन ब्रिज, इन ब्रिजों की सहायता से, मैक्सवेल होगा, ओन्स होगा और एंडरसन ब्रिज होगा। इस केस में कि ध्यान रखने वाले कि हमेशा ही क्या करेंगे, इंडक्टेंस का मेजरमेंट करेंगे, कैपेसिटेंस का मेजरमेंट नहीं करेंगे। ठीक है। दूसरा हमारा क्या, एंड मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस। अब क्या करेंगे, दूसरे केस क्या करेंगे, जो हमारा ब्रिज लगा हुआ है उसमें क्या करेंगे, कैपेसिटेंस की काउंटिंग करेंगे। कैपेसिटेंस की काउंटिंग करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, शेयरिंग ब्रिज, बीन्स ब्रिज और जो भी ब्रिज हैं उन सबके क्या हो, उन सभी के कैपेसिटेंस की काउंटिंग करें। जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो हमें ध्यान रखिएगा, शेयरिंग ब्रिज है तो कैपेसिटेंस, बीन्स ब्रिज है तो कैपेसिटेंस। ठीक है। तो यानी कि ये एसी ब्रिज के दो पार्ट थे, एक में क्या था, हमारा इंडक्टेंस की काउंटिंग हो रही थी, एक में कैपेसिटेंस की काउंटिंग हो रही थी। ठीक है। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा इसका क्या था, 5वां यूनिट था। इसी के अंतर्गत फिर हमारा छठा यूनिट है जो कि हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस से संबंधित है। इसमें बात करते हैं पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। देखिए सेमीकंडक्टर क्या है, सभी जानते हैं सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अंतर्गत कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के गुण होते हैं, यानी इसको इंटरमीडिएट कहा जाता है। अब पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं, बहुत बेसिक चीज है। पी टाइप एन टाइप क्या होता है, पी में हमारा सभी को मालूम है ट्राइवेलेंट, एन में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी मिली होती है। इसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करें, पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके अलावा फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी लेवल क्या होता है, एक ऐसा एनर्जी लेवल होता है जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के मध्य में होता है और क्या होता है, इन दोनों का इंटरमीडिएट होता है। किस अवस्था में फर्मी लेवल जो है अप और डाउन होता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आगे बात आएगी। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लेशन लेयर। अब डिप्लेशन लेयर क्या होती है, जो डिप्लेशन लेयर होती है जब पी और एन जंक्शन दोनों सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, जोड़ने के पश्चात जो बीच में एक लेयर बनती है कहते हैं पी एन जंक्शन डायोड की डिप्लेशन लेयर कहते हैं। किस अवस्था में ये लेयर बढ़ती है, किस अवस्था में घटती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है। इसके अलावा देखिए पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, वही बात आ गई। यहाँ पर जब पी और एन दोनों को जोड़ते हैं तो जंक्शन बनता कहते हैं पीएन जंक्शन डायोड। जब भी फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे पीएन जंक्शन को तो सदैव ही कि जो डिप्लेशन लेयर है उसकी चौड़ाई कम होगी, जब रिवर्स जोड़ देंगे तो चौड़ाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पी एन को फॉरवर्ड रिवर्स जोड़ने के केस में हम इसको जो है डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ जेनर डायोड। देखिए जेनर डायोड की एप्लीकेशन और इसके कैरेक्टर्स क्या हैं, इनके बारे। जेनर क्या होता है, जेनर डायोड हमेशा क्या होता है, रिवर्स बायस में काम करता है। इसके अलावा क्या होता है, जेनर डायोड जो है अगर फॉरवर्ड बायस में कार्य करेगा तो ऑर्डिनरी पीएन जंक्शन बन जाएगा। इसमें क्या होता है, हैवी मात्रा में इंप्योरिटी मिली हुई होती है। ठीक है। एलईडी, एलईडी होती है लाइट इमिटिंग डायोड, यानी एलईडी क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। इसके बारे में बताया किस तरीके से इसका निर्माण होता है और किस तरीके से ये एलईडी जो है ये कार्य करती है, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है। एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। अब देखिए फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो कहलाता है रेक्टिफायर। अब रेक्टिफायर होता है दो प्रकार का, एक होता है हाफ वेव, दूसरा होता है फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव क्या होता है, एसी को डीसी में कम मात्रा में यानी कि 50% से कम जो है कन्वर्ट कर पाता है डीसी में, लेकिन ये जो फुल वेव होता है लगभग 81% जो है ये एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है। तो ये क्या है, रेक्टिफायर क्या है, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है वो रेक्टिफायर कहलाता है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ रिपल फैक्टर, इसी के अंतर्गत जो है हाफ वेव फुल वेव। रिपल फैक्टर क्या होता है, जो भी इसमें जो है जो हमारा रेक्टिफायर है जो इसमें इंप्योरिटी अशुद्धि मिली हुई है
वो कितनी मात्रा में है, उस मात्रा की यहाँ पे कैलकुलेशन करें, किसके अंतर्गत, ट्रिपल फैक्टर के अंतर्गत। इसके अलावा क्या है, इफिशियंसी, जो इंजन हमारा है, जो हमारा रेक्टिफायर है, सॉरी जो हमारा रेक्टिफायर है, इसकी दक्षता कितनी है, उस दक्षता को भी क्या करेंगे, उसका भी कैलकुलेशन करेंगे। इसकी हमने बात की कि इसमें 41% है, इसमें 81% है, ये इसकी दक्षता होती है, इसको कहते हैं एफिशिएंसी कहते हैं। बेसिक आइडिया अबाउट फिल्टर सर्किट्स एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। अब देखिए यहां पे बात करते हैं फिल्टर सर्किट क्या होता है। फिल्टर सर्किट क्या होता है, एक ऐसा सर्किट जिसमें कि किसी भी प्रकार से आउटपुट में डीसी के साथ एसी ना पहुंचे, यानी कि प्योर डीसी हो। वो प्योर डीसी जो है वो रेक्टिफायर के द्वारा नहीं पहुंच पाती है, यानी कि जब रेक्टिफायर लगाते हैं तो एसी से डीसी में कन्वर्ट होती है, लेकिन उस डीसी घटक कुछ एसी कंपोनेंट भी रेक्टिफायर के द्वारा पास हो जाते हैं, इसलिए उस परिपथ में आगे फिल्टर सर्किट का उपयोग किया जाता है। और क्या करता है, ये फिल्ट अलग कर देता है, जो हमारा एसी कंपोनेंट है किसी व्यवस्था में एसी कंपोनेंट को पास नहीं होने देता है और प्योर डीसी को सप्लाई करता है। तो इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फिल्टर सर्किट क्या होता है एंड वोल्टेज रेगुलेटेड पावर सप्लाई। देखिए जब परिपथ में फिल्टर धारा हो जाएगी सर्किट में तो क्या हो जाएगा, उस समय क्या हो जाएगा, जो हमारा वोल्टेज है वो कैसा आएगा, रेगुलेटेड फॉर्म में आएगा, यानी कि उसके फॉर्म कैसी एक समान होगी। और जो डीसी होती है वो क्या होती है, रेगुलेटेड फॉर्म में होती है। तो साथ में क्या है, वोल्टेज रेगुलेटेड फॉर्म जो हमारा पावर सप्लाई है वो फिल्टर सर्किट लगने के द्वारा ही प्राप्त हो सकती है। अगर फिल्टर नहीं लगाएंगे उस अवस्था में रेगुलेटेड पावर सप्लाई प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, आज जो है सिलेबस के बारे में बताया, इसका 4th यूनिट, 5th यूनिट, 6th यूनिट के बारे में बताया। ये हमारा तीसरा वीडियो है, अगले वीडियो में 2 यूनिट लेके और आएंगे और हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, सेकंड सेमेस्टर का कंप्लीट हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।